साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं बिहार शिक्षक भर्ती 2024 यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 के जीएसजीके के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट 3 के विषय में बात करूँगा। इसके पूर्व पार्ट 1 और पार्ट 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आ चुका है मेरे द्वारा, उस पर चर्चा की जा चुकी है और आपने देख लिया होगा। और महत्वपूर्ण विषय है और उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन एक क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ चर्चा की गई है, इसलिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 में, इसलिए आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा यदि न देखे हों तो। प्रारंभ करते हैं। आप क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो देखेंगे और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसके आंसर देखेंगे। आंसर की जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जो व्याख्याएं हैं, उनमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जो उन प्रश्नों के जवाब हैं जो या तो किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या इस परीक्षा जो बिहार भर्ती की जो अध्यापक भर्ती की परीक्षा है, इस परीक्षा में इनके आने की प्रबल संभावना है। इसलिए इस पूरी सीरीज को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, गंभीरता से देखिए और अंत तक देखिए। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वंदे मातरम किस उपन्यास से संबंधित है? गीता रहस्य, गीतांजलि, आनंद मठ और हिंद स्वराज। गीता रहस्य आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। गीतांजलि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ इज द राइट आंसर। आनंद मठ एक उपन्यास है जिससे वंदे मातरम लिया गया है और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बहुत सारी परीक्षाओं में यह आ चुका है। इसका जो कथानक है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। कलकत्ता के ये जो पॉइंट्स हैं ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, या परीक्षा में आ चुके हैं या ये आ जाएंगे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आ चुका है ये प्रश्न। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम भी वंदे मातरम है। उन्होंने इस पुस्तक में निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। यह पॉइंट याद रखिएगा। निष्क्रिय विरोध किसके द्वारा यह अवधारणा या कॉन्सेप्ट दी गई थी? अरविंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कई आयोगों का, लोक सेवा आयोगों का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह आपने पढ़ा होगा। द आंसर इज दादा भाई नौरोजी। उत्तर ए है दादा भाई नौरोजी। उपनाम इनको क्या कहते थे? ये उपनाम भी आता है परीक्षा में, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता था। इसका जो मुख्य विषय था इस पुस्तक का, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से अंग्रेज देश को लूट रहे हैं और लूट के यहाँ का जो धन है वो इंग्लैंड को भेज दे रहे हैं। इससे देश तो गरीब हो रहा है, भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, भारत के लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो उससे जो धन मिल रहा है वो विदेश भेजा जा रहा है। इट वाज एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। राष्ट्रवादी दादा भाई को देशभक्त मानते थे, इसलिए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया था, जिससे कांग्रेस में विभाजन टल गया। दरअसल उस समय ऐसी स्थिति थी कि कौन बने राष्ट्रवादियों और
जो 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 उदारवादी थे और उनमें दोनों में मतभेद पैदा हो गए। तो ये हुआ कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो निर्विवाद हो, तो ऐसे में इनका नाम लिया गया और इनको अध्यक्ष बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनका कद कितना बड़ा था। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की। कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। यह प्रश्न कई बार आया है। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया। आप शायद इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। महाराष्ट्र से प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुआ था। इसमें प्रथम द्वितीय सत्याग्रही अक्सर पूछे जाते हैं। प्रथम सत्याग्रही खुद विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और यदि तृतीय सत्याग्रही कभी पूछ ले तो आप याद रखिएगा ब्रह्मदत्त थे। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, यानी जो आपका प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव का विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग दिखाना, ये मेन उद्देश्य था। अपने को युद्ध से अलग दिखाना भी एक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट किसे कहा गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया था। गांधी जी को यह उम्मीद थी कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इसलिए महात्मा गांधी को यह कहा गया क्या, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट, क्योंकि इन्होंने लोगों को प्रेरणा दी कि युद्ध में भाग लें। क्वेश्चन नंबर 5, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत ही लोकप्रिय नारा था और आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप दे पाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया था। उसमें के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 जो किया था उन्होंने, उसके पश्चात, जिसके बाद से बहुत सारे देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने, जर्मनी, फ्रांस, सभी ने भारत पर बहुत सारा क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक प्रतिबंध खास तौर से लगा दिए, लेकिन भारत डिगा नहीं और उन प्रतिबंधों से उबरा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान नारे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन को किसने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता की के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो आगामी 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा गया था, किसके द्वारा। अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन का कारण अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन से भारतीय मुसलमानों में रोष था। इसका जो मुख्य कारण था क्या था, इसी के वजह से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उस समय तुर्की साम्राज्य का विघटन किया गया अंग्रेजों द्वारा। इससे मुसलमानों में, खासतौर से भारत के मुसलमानों में भी बहुत रोष था। तो यहाँ गांधी जी ने ये सोचा कि यदि हम मुसलमानों के साथ होते हैं और इनके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है मुसलमानों का साथ देते हैं, तो मुसलमान भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा यानी कांग्रेस का साथ देंगे। और साथ में उनके आए और अंत में खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी को ही
मुसलमानों ने सौंपा। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। और उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद में 9 जून 1920 को गांधी जी से आंदोलन का नेतृत्व करने का गांधी जी को अधिकार दिया गया। 1920 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय हो गया और 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। और उस समय तक का सबसे महत्वपूर्ण, और उस समय तक का न कहें बल्कि अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक रहा। सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने की? 7वां प्रश्न है। चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न आसान है लेकिन कई बार गलत कर देते हैं लोग, मोहम्मद अली जिन्ना को लगा देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने 1933 में एक पैम्फलेट लिखा जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की मांगी। पाकिस्तान एक शब्द है और जिसके नामों अक्षरों के अलग अलग अर्थ हैं। इसमें पाकिस्तान पी से पंजाब, ए से अफ़गानिस्तान और के से कश्मीर, एस से सिंध और टी यानी तान से बलूचिस्तान। इस तरह से ये 5 क्षेत्रों को मिलाकर एक देश बनाने की बात चौधरी रहमत अली ने कही उस पैम्फलेट में पहली बार। सो चौधरी रहमत अली इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फिर एक फ्रेज है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कथन यह किसका था? लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड मिंटो का, लॉर्ड कर्जन का और लॉर्ड लिटन का। यह कथन और किसी का हो ही नहीं सकता सिवाय लॉर्ड कर्जन के। उसी के ऐसे मंसूबे थे। लॉर्ड कर्जन का यह 1900 ईस्वी का वक्तव्य है। कर्जन हमेशा कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करता था। 1904 में उसने कांग्रेस अध्यक्ष के जो प्रतिनिधिमंडल था, कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में गया था, उससे मिलने से उसने इनकार कर दिया था। इतना इगोइस्ट था और कांग्रेस को इतना नीचा समझता था कि वो सोचता था कि कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती क्योंकि जनता इसके साथ नहीं है। नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है ऐसा वह मानता था और जनता का समर्थन इसके साथ नहीं है, ये ऐसा लॉर्ड कर्जन मानता था। 1903 में कर्जन ने मद्रास के गवर्नर को लिखा था। अब उसने क्या लिखा आप देखिए, इसी से अंदाज़ा लगाइए कि वो उसके क्या मानसिकता थी कांग्रेस और भारत के प्रति। जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। ये फ्रेज याद रखना, ये भी आ सकता है परीक्षा में। जिस तरह से प्रश्न बना है इसी तरह से यह भी प्रश्न बन सकता है। भारतीयों में हीन भावना पैदा करना उसके मुख्य उद्देश्यों में से एक था। यूरोप की एक आलमारी वाला उदाहरण, जैसा आपने हमारे पूर्व वीडियो में देखा होगा कि सुना होगा कि जिसमें उसने कहा था कि यूरोप की एक आलमारी के बराबर जो पूरे अरब और भारत का खासतौर से साहित्य है उसकी एक यूरोप की एक आलमारी के बराबर है। तो इससे अंदाज़ा आप लगाएं कि वह किस तरह भारत के बारे में सोचता था, कैसे अंडर एस्टिमेट करता था और कैसे भारतीयों में हीन भावना पैदा करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें से कौन गरम दल से संबंधित था? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तीनों तो नरम दल के थे। अरविंद घोष इज द राइट आंसर। अरविंद घोष लेख लिखा क्या? कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को नाराज करने के
भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा था। यानी कांग्रेस के प्रति बहुत इसके विरोध में थे, बहुत मुखर थे। अलीपुर यानी जो याचना की, कांग्रेस की जो याचना वाली, जो निवेदन वाली, जो प्रतिवेदन वाली जो नीति थी, उसके खिलाफ थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तारी हुई, सजा हुई, लेकिन साक्ष्य के अभाव में वो रिहा हो गए। अलीपुर षड्यंत्र याद रखिएगा। बाद में क्रांतिकारी कार्यकलापों को छोड़कर सन्यासी बन गए और उन्होंने पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल से संबंधित है, क्योंकि यहीं पर इसी सत्याग्रह में गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, सरदार से की उपाधि से नवाजे गए। अब यह हुआ कब था? 1928 में। और याद रखिएगा, यह किससे संबंधित था? किसान आंदोलन से संबंधित था। ये भी प्रश्न आता है। बारदोली सत्याग्रह किस तरह का आंदोलन था, यानी किस विषय से संबंधित था? किसान आंदोलन था। तो वल्लभ भाई पटेल इसके उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? झांसी से, बैरकपुर से, मेरठ से, और कहाँ से प्रारंभ हुआ? झांसी से, बैरकपुर से, मेरठ से और इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी, मेरठ इज द राइट आंसर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह, ये इसके अन्य नाम भी कहे जाते हैं, किसके? 1857 के विद्रोह के। प्रारंभ 10 में 1857 को मई है। मेरठ तात्कालिक कारण क्या था? यानी मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 में। तात्कालिक कारण जो था वो ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह फैलाई। इसे कहा गया कि गाय और सूअर की चर्बी मिली है। तो और ये हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए यह यानी आप कह सकते हैं अनएक्सेप्टेबल था। इस वजह से विद्रोह हो गया। और प्रथम सैनिक विद्रोह यदि पूछा जाए कभी कभी, तो ये 1806 में हुआ था। 69 छावनी बेल्लोर से हुआ था। कई बार लोग प्रथम सैनिक विद्रोह इसी को कह देते हैं। 1857 स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं, यानी विद्रोह जो है 1857 का, उसको कह देते हैं। जबकि प्रथम सैनिक विद्रोह 1806 में 69 छावनी बेल्लोर में ही हो चुका था। इसलिए यदि ऐसा यह प्रश्न आए प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो आप 1806 में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किसका? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ये आधार बनी। तत्कालीन भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? प्रश्न बनता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान और चौधरी रहमत अली। याद रखें, इस प्रश्न का उत्तर भी काफ़ी
गलत करते हैं लोग। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह खान। इन्होंने प्रस्तावित किया और निर्माण में सहयोग किया। ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1906 में ढाका में संपन्न हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रस्ताव किया और उसको अनुमोदन और समर्थन किया गया और अंत में पारित हो गया और इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गठित हो गई। बाद में इसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे, इसके संस्थापक नहीं थे। अक्सर लोग ट्रिक करते हैं इनको संस्थापक में। संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन सिंपल है, आप जानते होंगे, इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 1920 इज द राइट आंसर। 1 अगस्त 1920। कई बार ये तिथि पूछ देता है तो आप याद रखिएगा 1 अगस्त 1920, क्योंकि 19-20 सभी को पता है। तो आयोग जो है, जो एक जनरल क्वेश्चन हो जाता है उसमें थोड़ा अंदर जाके पूछ देते हैं, तिथि पूछ देते हैं सीधे सीधे। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। सफलता किधर ज़्यादा थी? पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और बंगाल में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि ने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया। असहयोग यही तो था कि जो जहाँ कार्य कर रहे थे उसमें उस कार्यों का बहिष्कार करें, सरकारी कार्यों का, और आंदोलन में कूद पड़े। राहुल संस्कृत्यायन असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। ये याद रखिएगा कि राहुल संस्कृत्यायन जो है वो छपरा में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ये प्रश्न आया हुआ है। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया, जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस आंदोलन की तीव्रता क्या थी। बाद में कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया, यानी अंग्रेजों के विद्यालय में हम नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने 20 दिन परीक्षा थी तब भी छोड़ दिया कॉलेज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, श्री कृष्ण सिंह और कुंवर सिंह। चित्तरंजन दास को आप जानते हैं, स्वराज दल के संस्थापक। लेकिन प्रश्न क्या है, याद रखिएगा, ये हड़बड़ी में जोश में आकर स्वराज दल देख के उत्तर चित्तरंजन दास मत लगाइएगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी। 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी पड़ा। बिहार में कौन बनाया? श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्थापित किया गया। और यह कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। सो श्री कृष्ण सिंह इज द राइट आंसर, नॉट चित्तरंजन दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के साथ बिहार राज्य को कब मिलाया गया? यह सीधे सन पूछ देता है बहुत सारे प्रश्नों में। बंगाल के साथ बिहार राज्य को कब मिलाया गया? 1713, 1723, 1733, 1743। ऑप्शन नंबर सी 1730 इज द राइट आंसर। ये सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि कब मिलाया गया दोनों राज्यों को 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए प्रश्न है, पुस्तकें और लेखक दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और इंडियन मुसलमान्स। और इनके सुमेलित करना है कौन से लेखकों द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। अब देखिए,
जो जो किताबें आती हैं आपको उनके लेखक का, जैसे आनंद मठ है 3 नंबर। आनंद मठ किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। एफ, तो एफ आप देखेंगे 3 का एफ है, एक बी में 3 का एफ है, 3 का एफ यहाँ भी है, 3 का एफ यहाँ भी है इस तरह से ये फंसा देगा। अब आप देखिए हिस्ट्री ऑफ अ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये तो ताराचंद ने ही लिखा है, तो आपको मिल गया पहले का ए, पहले का ए यहाँ भी मिल गया। अब देखिए पहले का ए यहाँ भी मिल गया है, यानी ए और सी में आपको दिखाना है ए है कि सी है। दूसरा यदि आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, और ये है दत्ता का। अब आपको सही उत्तर मिल गया ये एक मिनट, आपको ये सही जवाब मिला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एक का ए हो गया, ये खुद ताराचंद, और ये 2 के ए हो गए के दत्ता। आनंद मठ आप पहले से जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 4 का कौन सा हो गया? सी, राजा राम मोहन राय। और 5 का बी बचा हंटर। तो इस तरह से एक एलिमिनेशन की जो पद्धति है उसको यदि आप अडॉप्ट करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? आप जानते हैं, इसके पहले एक व्याख्या में आया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये किसने लिखा था? महात्मा गांधी। एस्से ऑन गीता कौन लिखे? अरविंदो घोष। तो गीता रहस्य इज द राइट आंसर। तिलक ने गीता रहस्य की पूरी रचना मांडले जेल में की थी। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मांडले जेल में किस पुस्तक की रचना की? गीता रहस्य की। इसमें उन्होंने भगवत गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की है। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस उत्कृष्टता के स्तर की यह पुस्तक थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ हंटर। माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी। और एस्से ऑन गीता अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पंडिता रमाबाई रानाडे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। महादेव गोविंद रानाडे इज द राइट आंसर। स्थापना 1870 में हुई। उद्देश्य इसका क्या था? सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम रखना। अन्य सदस्य थे तिलक, अरविंद केलकर, जीवी जोशी आदि। सो महादेव गोविंद रानाडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये अंतिम प्रश्न है। 20वां प्रश्न, किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? आपको पता है स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर बनाई थी। तो किस आंदोलन की असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद इन्होंने यह पार्टी बनाई थी। 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम से बनी। संस्थापक CR दास जो कि अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे? महासचिव थे। कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया गया, यानी यह कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनी थी, लेकिन इसे कहा गया कि हम कांग्रेस की ही नीतियों को आगे बढ़ाने वाले हैं। अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। किस पृष्ठभूमि में, एक पृष्ठभूमि इसकी जान लीजिए कैसे बनी है ये पार्टी, क्या परिस्थितियां रहीं।
1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास जेल से छूटे। गया कांग्रेस सम्मेलन के निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किए गए। परिषद के भीतर रहकर सहयोग करने का विचार दिया। इसका अर्थ ये है कि चित्तरंजन दास ने ये कहा कि हम निर्वाचित होके काउंसिल में जाएं और वहाँ अपनी बात उठाएं, जैसे आजकल लोग पार्लियामेंट में और असेंबलीज में उठाते हैं, और तब हम ज़्यादा सहयोग कर पाएंगे अपने देश की जनता का। लेकिन इस विचार का विरोध किया राजगोपालाचारी ने, पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, NG रंगा, अयंगर आदि सभी ने इसका विरोध कर दिया। और विरोध जब किया तो काउंसिल में प्रवेश न देने का जो प्रस्ताव था पारित हो गया, यानी काउंसिल में नहीं, अंदर जाके हम लोग विरोध नहीं करेंगे। और जब ऐसा हुआ तो CR दास ने त्यागपत्र दे दिया और अंत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो कंटेंट है ये कितना महत्वपूर्ण था। 20 प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न 5-5, 6-6, 7-7 सवालों के जवाब दे रहा है, प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लेवल है इस वीडियो का, क्या क्वालिटी है इस वीडियो की, और इन प्रश्नों का, उनके उत्तरों का क्या स्तर है। तो कृपा करके इस जो हमारा चैनल है समाधान द सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अन्य जो प्रतियोगी हैं, जो BPSC जो TRE की जो परीक्षा 3.0 होने जा रही है, उसमें जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और उनका भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।